जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आर्मी के साइंस के एमसीक्यू, वो भी बायोलॉजी के टॉप 200 प्रश्न में आपके सामने एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि काफी दफा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सवालों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ये सवाल वो है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ये प्रश्न मैंने उन जगहों से लिए हैं जो एसएससी वगैरह की होती है, उनके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। आपकी जो राम सिंह यादव वाली जो बुक है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, किसके, बायोलॉजी के। अभी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, बायोलॉजी के टॉप 200 प्रश्नों की बात मैं कर रहा हूं आपसे। अब बायोलॉजी के जैसे ही टॉप 200 प्रश्न होते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे केमिस्ट्री के 200 टॉप क्वेश्चन और फिजिक्स के 200 टॉप क्वेश्चन। वो जो 600 क्वेश्चन जब आपसे होंगे तो मान के चले कि आपके अगर एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन बाहर से आता है तो उसकी अपन गारंटी ले सकते हैं कि वो जो 600 सवाल है उनके अंदर पूरे के पूरे आपके राम सिंह यादव बुक का निचोड़ आ जाएगा। और जो बाहरी प्रश्न है, जो मॉडल पेपर आप जो दोगे, कहीं से भी दे लेना, उन 600 के अलावा प्रश्न में से बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। वो सीरीज जो अपन ने शुरू करी वो टॉप 200 की 25 सवाल डेली के अपन सोल्व करेंगे। 25 सवाल डेली के सोल्व करेंगे। रोज आपको दोपहर को 2 बजे आपको क्लास मिलेगी। साइंस के एमसीक्यू की क्लास प्रत्येक दिन दोपहर को 2 बजे साइंस मैथ की मिलेगी आपको। साइंस के बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं अपन। सजीवों की संरचनात्मक मतलब जो संरचना देती है, वह क्रियात्मक इकाई कौन सी है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहेंगे अपन? कोशिका को। किसको कह देंगे? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहेंगे अपन? कोशिका को। लाइसोसोम होती है कोशिका की आत्मघाती थैली को। लाइसोसोम को क्या कहेंगे? आत्मघाती थैली। देखिएगा, यहां जब 4 ऑप्शन होंगे, मैं इन चारों ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है उसके बारे में। यानी एक प्रश्न के आपके 4 सवाल सही होंगे। एक प्रश्न जब आप सॉल्व करोगे तो आपके 4 सवाल अगर सही होंगे। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। उत्तक की बात करें तो कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। पहले कोशिका होती है, कोशिका से जब मिलकर क्या बनेगा? आपके उत्तक। कोशिका से मिलकर क्या बनेगा? उत्तक। और मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के बारे में अपन जब विस्तार से चर्चा करी थी, अपन ने अपने पाचन तंत्र वगैरह जब पढ़े थे तो मस्तिष्क का भी पढ़ा था। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो वहां अपन ने विस्तार से चर्चा करी थी इसके बारे में। तो चलिए सेकंड सवाल लेते हैं अपन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप हर एक रोग पढ़ते हो, प्रोटीन की जो रोग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से होने वाले रोग है मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? तो मेरा से मतलब होता है मेरस्मस। मेरा से क्या हो जाएगा? मेरस्मस। और क्या से हो जाएगा? क्वाइशियोरकर। क्या से हो जाएगा? क्वाइशियोरकर। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी व ऑप्शन सी दोनों सही है। लेकिन यहां पे मैं बात करूं, गलकन रोग भी दे रखा है। तो गलकन रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है, जिसके अंदर क्या होता है? गले के अंदर सूजन वगैरह आ जाती है। आयोडीन की कमी से गलकंड या घेंगा रोग होता है। 2 प्रश्न आपके कंप्लीट। अगला प्रश्न है, नपुंसकता का विटामिन कौन सा है? नपुंसकता, बांझपन, ये एक विटामिन की कमी से होता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? आप कमेंट भी कीजिएगा साथ में, कौन से विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ई की कमी से होगा। तो विटामिन जो अदर ऑप्शन है उनकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, रात को दिखाई कम देता है। जैसे सूरज की ये प्रकाश की रोशनी कम होती है तो व्यक्ति को दिखना कम हो जाता है। तो ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग। विटामिन डी की कमी से हड्डियां में क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। हड्डियां अपने क्या हो जाएगी? कमजोर। विटामिन के की कमी से क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। क्या होगा? रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है विटामिन के की कमी से। और इसके अलावा और कौन सी होती है जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है? प्लेटलेट्स। आपने अगर पढ़ा, आरबीसी जो पढ़ी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त के प्रकार पढ़े थे अपन ने। ठोस कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की वजह से भी क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। तो विटामिन के की वजह से भी क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और व्यक्ति की क्या हो जाती है? जब चोट लगती है तो रक्त रुकता ही नहीं है, लगातार बहता जाता है। आंख के किस भाग का दान किया जाता है? देखिएगा, नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान करना अच्छी बात होती है। नेत्रदान जब किया जाता है तो आंख के किस भाग का दान किया जाता है, ये सवाल है। क्या रेटिना का किया जाएगा, आइरिस का किया जाएगा, कॉर्निया का, या फिर लेंस का? तो देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, पहले मैं बाकी ऑप्शनों के बारे में बता देता हूं आपके कि कौन से ऑप्शन हो जाएंगे। रेटिना। रेटिना आंख के एक भाग होता है, जैसे ये प्रकार की अपनी आंख है,
तो यहाँ पे ये जो लेंस वगैरह है इस प्रकार से पीछे प्रकाश नाड़ी होती है। यहाँ एक रहेगा अपना रेटिना, इस भाग को कहेंगे अपन रेटिना। इस भाग पर क्या होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो होता है वो आपके यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या होता है प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा होगा उल्टा, वैसे अपने ये वास्तविक में उल्टा होगा, वो प्रतिबिंब जाएगा मस्तिष्क में और वो क्या होगा सीधा होकर के वापस अपन को दर्पण में दिखाई देगा आंख के अंदर। आइरिस क्या होती है, जो अपने आंख की जो पुतलियां वगैरह है इसके सामने जो ढक्कन है, ये जो अपन अचानक से रोशनी में जाते हैं तो आंख क्या होती है बंद होती है अपनी, और अचानक से अपन धूप से इसमें आए तो अपन को खोल के देखनी पड़ती है कि कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये आइरिस करता है। इसको आंख का शटर भी कहा जाता है। कॉर्निया वह भाग है जो आंख को दान करते समय किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का। आंखों को दान करते समय किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का। और लेंस, लेंस आपके जो सामने लगते हैं आंख के। शुद्ध रक्त का प्रवाह किसमें होता है, देखिएगा यहाँ दो चीजें, एक तो धमनी होती है, एक शीरा होती है। यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि रक्त का प्रवाह, शुद्ध रक्त का, देखिएगा मैं यहाँ पे एक कहानी बताऊंगा, उसकी वजह से आपको हमेशा याद रहेगा कि धमनी में शुद्ध बहता है या शीरा में। आपको पता है शुद्ध का मतलब क्या होता है, शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी कौन होगा, शुद्ध शाकाहारी होता है हाथी। हाथी क्या होगा, शुद्ध शाकाहारी होता है। और जब हाथी चलता है, शुद्ध शाकाहारी हाथी जब चलता है तो पैरों की आवाज आती है धम धम धम। पैरों की आवाज कैसे आएगी, धम 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 की आवाज आती है। अर्थात धमनी के अंदर हमेशा कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध, क्योंकि धम धम की आवाज शुद्ध शाकाहारी हाथी चलने पर आता है। और शुद्ध रक्त किसमें बहेगा, धमनी से। ऐसा आप याद रख सकते हो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो शुद्ध रक्त किसका प्रवाह किसमें होता है, धमनी के अंदर। और शीरा में क्या हो जाएगा आपके, अशुद्ध रक्त का प्रवाह। तो या फिर शीरा व धमनी दोनों में नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, धमनी में रक्त शुद्ध बहता है। अगला है ल्यूकोसाइट का कार्य होता है। देखिएगा इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, तीन चीजें होती है। अभी मैंने जस्ट बात करी थी, इरिथ्रोसाइट को कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं अपन, प्लेटलेट्स को बिम्बाणु भी कहा जाता है। तो देखिए रक्त का प्रवाह, परिवहन करना, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये किसका कार्य होता है, आपके आरबीसी का। सॉरी, किसका कार्य होगा, आरबीसी का कार्य होता है। ये किसका कार्य हो जाएगा, आपके आरबीसी का। किसका कार्य रहेगा, आरबीसी का। लेकिन रोगों से सुरक्षा करना, रोगों से सुरक्षा करना, ये अपने मोस्ट कौन होगा, डब्ल्यूबीसी। रोगों से सुरक्षा कौन करती है, अपने डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी तो चाहिए अपन को, यही डब्ल्यूबीसी क्या करती है, रोगों से रक्षा करती है। इसी डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट का कार्य रोगों से सुरक्षा करना। रक्त का थक्का बनाना, ये भी अपन ने बात करी थी, विटामिन के और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और या फिर हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त के अंदर क्या होता है, Hg जो Mg कम हो जाते हैं, उसकी वजह से रक्त का थक्का क्या होता है, लाल रंग नहीं होता, उसमें आयरन की गोलियां दी जाती है रक्त को हीमोग्लोबिन की पूर्ति के लिए। सर्वग्राही रक्त समूह जो सबसे ग्रहण करता है, ग्रहण कौन करेगा, दो व्यक्ति अगर होंगे आपस में, ब्लड ग्रुप है ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप है। लेकिन अब दो व्यक्ति एक साथ आ गए ए बी ब्लड ग्रुप में, तो दोनों ने क्या करा, ए से छीन लिया, बी से छीन लिया, ओ से छीन लिया। क्यों, क्योंकि वो दो व्यक्ति है, तो दो है जो सबसे ग्रहण करेंगे, उसको कह देंगे अपन सर्वग्राही। और ओ अकेला है, ओ क्या है, अकेला है, तो वो क्या करेगा, सबको देने का कार्य करता है बेचारा। क्योंकि ए बी और ए बी तीनों एक जैसे हैं, उन्होंने मतलब क्या करा, मंत्रगणना करी, और उन्होंने क्या करा, मतलब मीटिंग बुला के उनसे कहा कि ओ ब्लड ग्रुप अकेला है, अलग है, उससे लेने का काम करो। तो ओ तो क्या रहेगा, सर्वदाता, और ए बी क्या है, दो है, तो इसलिए वो क्या रहेंगे, सर्वग्राही। तो कौन सा हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। इरिथ्रोसाइट का जीवन काल क्या होता है, इरिथ्रोसाइट का आपको याद रखना है, इरिथ्रो, रे से इरिथ्रेक, इरी रे, इरिथ्रेक का आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल होगा कितना, 100 से 120 दिन, 100 से 120 दिन हो जाएगा। अगला सवाल है, मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहा जाता है। अगर भोजन आपके मुख में है, भोजन कहां पर है, मुख में है, मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहेंगे अपन, बोलस कह देंगे। मुख में उपस्थित भोजन को क्या कहेंगे अपन, बोलस कहेंगे। और मुख में अगर जैसे मुख से बोलते हैं अपन, तो मुख में उपस्थित भोजन को अपन क्या कह देंगे, बोलस। बोलने का कार्य मुख से होता है। काइल और काइम भी है, काइम और काइल, अग्नाशय में उपस्थित भोजन को अपन काइल कहते हैं, और ये अपने काइम कहते हैं। अमाशय में उपस्थित भोजन को काइम कहा जाता है, और छोटी आंत में उपस्थित भोजन को काइल कहा जाता है। ये भी है ऑप्शन में। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, यहाँ पे मोस्ट है, सबसे छोटी ग्रंथि जो अपन ने कल पेपर करवाया था, मॉडल पेपर पूरा 50 प्रश्नों का, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देखिएगा। काफी छात्रों ने वहां पे पेपर दिए और उन्होंने टोटल नंबर भी लिखे हैं कि इतने नंबर हमारे बने हैं। सबसे छोटी ग्रंथि का सवाल अपन ने उसमें भी था। पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि।
मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी कौन है फिर? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यकृत। तो थैलेमस क्या है? थैलेमस भी एक ग्रंथि है जो क्या काम करती है? ठंडे या गर्म का अनुभव कराती है हमें, वस्तु ठंडी है या फिर गर्म है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, हेड मास्टर, मास्टर के ऊपर मास्टर, यानी उसको कहा जाता है हेड मास्टर। तो ये हाइपोथैलेमस क्या है? अपनी हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, या फिर मास्टर ऑफ मास्टर भी कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, जो क्या कार्य करता है? अपने रक्त का, क्या ये अपने मधुमेह रोग से संबंधित है। इसकी कमी या अधिकता से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। अगला शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी अपन ने बात करी, कौन सी हो जाएगी? लीवर। अग्नाशय की बात कर ली, पीयूष की बात कर ली, लार। लार के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन व एमाइलेज। इनका सवाल भी है, लार के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। वर्णांधता रोग में किस रंग की पहचान नहीं होती है? वर्णांधता जो रोग है आपके, इसमें कौन से दो रंगों को आप पहचान नहीं पाते हैं? कौन से? लाल व पीला को, लाल व नीला को, लाल गुलाबी या लाल हरा को, कौन से रंगों को आप नहीं पहचान पाओगे? ऑप्शन दिए हैं लाल पीला, लाल नीला, लाल गुलाबी, लाल हरा। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा होगा। मैं यहाँ बता रहा हूं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल व हरा। लाल व हरे रंग को आप नहीं पहचान सकते। अगला है जीवाणु जनित रोग कौन सा है? जीवाणु से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग। एक सवाल पूछेंगे, वायरस जनित रोग कौन सा है, या ये रोग किससे होता है? वायरस से, टाइफाइड से, प्रोटोजोआ से। तो जीवाणु जनित रोग आपके कौन? चिकन फॉक्स या छोटी माता आपसे होती है वेरिसोला जोस्टर वायरस से, स्वाइन फ्लू भी स्वाइन फ्लू वायरस से, पोलियो पोलियो वायरस से। तो टाइफाइड जो होता है, ये टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है, उससे ये जीवाणु के उस बैक्टीरिया से ये होता है टाइफाइड। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किससे होता है? एचआईवी वायरस से। एचआईवी की फुल फॉर्म ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की जगह क्या आएगा? वायरस। क्या जाएगा? वायरस। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन इसका मार्क क्या होता है? रेड रिबन। क्या मार्क होगा? रेड रिबन। कैसा रिबन? रेड रिबन हो जाएगा। अगला 3F हार्मोन से संबंधित है। 3F हार्मोन किससे संबंधित है? एक ग्रंथि है उससे। अचानक से अगर कहीं मैंने जा रहा हूं रास्ते में, मैंने सांप देख लिया, तो अचानक से वो ग्रंथि काम करती है। फियर, फाइट और फ्लाइट। 3F, फियर, FEAR, फियर, फ्लाइट और फाइट। 3 फियर होते हैं, फियर, फ्लाइट और फाइट। 3F होते हैं, वो किससे संबंधित होंगे? आपके एड्रेनल ग्रंथि को। इसको अपन संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। जब जब हमारे शरीर के ऊपर संकट आता है, तो ये ग्रंथि क्या करती है? कार्य करना प्रारंभ करती है। अगला है पुरुषों से संबंधित हार्मोन कौन सा है? पुरुषों से संबंधित हार्मोन देखिएगा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है? जब प्रसव पीड़ा होती है तो रिलैक्स करने का काम करता है, महिलाओं से संबंधित है। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी क्या है? महिलाओं से संबंधित। तो रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये महिलाओं से संबंधित है। तो पुरुषों से संबंधित कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है? पुरुषों से संबंधित है। अब आलू है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। आप मान के चलो अगर 10 मॉडल पेपर करते हो तो 5 मॉडल पेपर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट है। क्योंकि जैसे जमीन की बात करें, ये जमीन है, आलू होता है जमीन के नीचे। तो जमीन के नीचे होने वाली चीज को अपन मानते हैं क्या? जड़। लेकिन आलू जड़ ना होकर क्या हो जाएगा? तना है। आलू क्या है? तना। आलू तना है, आलू तना है, 3-4 बार करना। आलू क्या हो जाएगा? तना। क्योंकि अगर जड़ होता तो इतना सरल सवाल आपको देखने को नहीं मिलता। रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच एक स्केल होती है, पीएच पर इसी प्रकार की स्केल 7 हो तो उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय और 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय। तो पीएच मान रक्त का होता है 7.4। इसको कहते हैं हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय पीएच मान हो जाएगा 7.4। अगला है आरबीसी का कब्रिस्तान। जहां पर जाकर के आरबीसी समाप्त हो जाती है, वो जगह कौन सी है? वो जगह है आपके पलीहा। पलीहा। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कहां होगा? अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है। और आपके अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। मेरु रज्जु क्या कार्य करते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए जिम्मेदार जो अपने रीढ़ की हड्डी होती है वहां से संबंधित। हाइपोथैलेमस का मैंने बताया, व्यक्ति के जो रक्तचाप मापी है, उसके जो हाइपर ब्लड प्रेशर को हाइपर और कम ज्यादा करने के सहायक है। यकृत अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला, नवजात शिशु जो होता है उसमें प्रति 100 ml रक्त की मात्रा कितनी होती है? ये सवाल मोस्ट है।
अब 15 जो mg प्रति 100 ml है ये पुरुषों के अंदर होती है। किसमें होती है? पुरुषों के अंदर होती है। 12 mg प्रति 100 ml होती है, ये महिलाओं के अंदर होती है। किसमें? महिलाओं के अंदर। तो अपने नवजात जो शिशु सबसे ज्यादा रक्त पाया जाता है उनमें 23 से 25 mg प्रति 100 ml। तो नवजात में पाई जाएगी आपके 23 से 25 mg प्रति 100 ml। अगला सवाल है आपके सवाल नंबर 21। देखिएगा अभी तक आप पहुंच गए हैं, पढ़ते पढ़ते आए हैं, मेहनत करिए आपने, और अगर आप मेहनत करिए तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए अलग से क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। तो जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका फल कैसे मिलेगा? आप सब्सक्राइब करोगे तो फल मिलेगा, आप वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हमें फल मिलेगा। ये क्लास में आपको रेगुलर दोपहर को 2 बजे देने वाला हूं। टॉप 25 सवाल हर एक के, आज 25 दिए, कल 25 करके बायोलॉजी के 200 प्रश्न, फिर केमिस्ट्री के 200, फिर आपके फिजिक्स के 200, और एक क्लास ऐसी होगी जिसमें ये सभी प्रश्न एक साथ होंगे। सभी प्रश्न क्या होंगे? एक साथ संपूर्ण होंगे। अगला है लार में उपस्थित होता है। मैंने जब लार अभी जैसे लार ग्रंथि आई थी तो मैंने बताया था टाइलिन व एमाइलेज क्या होता है? लार ग्रंथि में होते हैं। बोलस मुख में उपस्थित भोजन को बोलस कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ निकलता है? इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में निकलता है। कृतंक दांत होते हैं जो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं, इनकी संख्या होती है 8, 4 जोड़ी 8 संख्या में। भोजन को कुतरने, अच्छे सवाल हाथों हाथ आ गया। कुतरने का कार्य कौन से दांत करते हैं? कृतंक। कृतंक के से कुतरने का के, चीरने के चीरने का रे जो है उससे रदनक का रे, चीरने के रे से रदनक ने, और अगर चवर्णक और चवर्णक दोनों क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अगला शरीर की रसायनशाला किसे कहते हैं? जब भी व्यक्ति को विष दे दिया जाए, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले जांच होती है लीवर की। लीवर को शरीर की रसायनशाला कहते हैं, क्योंकि जो भी घटना होगी वो लीवर से संबंधित होगी। तो रसायनशाला किसको कहा जाता है? लीवर को या यकृत को। अमाशय तो आपका जेड आकार का होता है, इस प्रकार का जे आकार का अमाशय होता है। 2 से 3 लीटर आहार एकत्रित करता है। कौन सा अम्ल निकलता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। छोटियां, नाम छोटा है लेकिन शरीर की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, भोजन का सर्वाधिक पाचन करती है। नाम छोटा है लेकिन है लेंथ लगभग 30 फीट के लगभग। बड़ी आंत किसका पाचन करती है? खनिज लवणों का और जल का अवशोषण करती है। अगला भोजन का सर्वाधिक पाचन, जस्ट सवाल आ गया। भोजन का सर्वाधिक पाचन, मैंने कहा नाम छोटा है लेकिन पाचन कहां पर होगा? छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मस्तिष्क के किस भाग में ज्ञान, चेतना, बुद्धि के केंद्र पाए जाते हैं? तो वह भाग जो सबसे बड़ा होता है मस्तिष्क में, उसमें ज्ञान, चेतना, सोचने समझने के केंद्र पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से मस्तिष्क होता है अपने, ये सामने से होता है इस प्रकार से, ये बीच में मध्य मस्तिष्क हो जाएगा। इस पूरे हिस्से को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अंदर की तरफ एक अनुमस्तिष्क होगा, और ये जो भाग है अपना सामने वाला, इसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। इस प्रमस्तिष्क में क्या होगा? सभी सोचने समझने के केंद्र होंगे। प्रमस्तिष्क किसका भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के बाद में क्या हो जाएगा? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, 3 भागों में। और अनुमस्तिष्क वगैरह, पोन्स वगैरह, मध्यांश वगैरह, ये किसके हैं? पश्चिम मस्तिष्क के हैं। तो प्रमस्तिष्क से संबंधित है। थैलेमस क्या करता है? ठंडा व गर्म का अनुभव। हाइपोथैलेमस बहुत बार पढ़ लिया इसी चैप्टर में अपन ने। क्या करता है हाइपोथैलेमस? हाइपर होते हैं अपन, तो अपन को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है? जब अपन शराब वगैरह ज्यादा पी लेते हैं तो अपना शरीर हिलने डुलने लगता है, तो वो जो शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है, शरीर को एक सीधी रेखा में चलाने का कार्य करता है, वो अनुमस्तिष्क करता है। लेकिन अगर आपने शराब वगैरह अल्कोहल ज्यादा ले लिया तो अल्कोहल की वजह से अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, निराश हो जाता है आपसे, और इसकी वजह से उसने काम करना बंद करा तो अब आप अपना कंट्रोल खो चुके हो। आप जाना सीधा चाहते हो लेकिन जा इधर रहे हो, तो वो किसकी वजह से? अनुमस्तिष्क की वजह से। तो शरीर के अनुमस्तिष्क का जो सवाल बनता है वो इसी प्रकार से कि शरीर को संतुलन का केंद्र किसे कहा जाता है? अनुमस्तिष्क को कहा जाता है। ये अपनी क्लास पूरी हुई, पूरे 25 प्रश्नों की। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।